दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, देखो सबसे पहले इसमें ये समझना होगा कि हम मतलब हाइड्रो पानी की हेल्प से कुछ एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले समझो कि देखो पहले क्या होता था। देखो ध्यान से समझना, इस पूरे कंसेप्ट को थोड़ा समझने के लिए मतलब पहले ये भी पता होना चाहिए कि पीछे क्या करते आ रहे थे हम। ठीक है, देखो पहले नदियां फिल होती थी। ठीक है, नदी का पानी थोड़ी क्वांटिटी में फिल हो रहा है। ओके, बहुत स्लो फ्लो हो रहा है, अराउंड 20 के एमपीएच की स्पीड पे। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यार इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, बिकॉज बहुत स्पीड स्लो है ना। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी को समझो। देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है, ठीक है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस करता है। अब इसके बाद में आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि उन्होंने जो मतलब पहले जमाने में जिसने यूज करा होगा उसने सोचा होगा कि यार पानी मोशन में है, सीधी सीधी बात है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने फ्लोइंग वाटर में बस यहाँ पे एक ऐसे टर्बाइन घुमा के देखा, तो उन्होंने देखा कि हाँ यार घूम तो रहा है, तो उन्होंने उससे थोड़ी सी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, अब उन्होंने मतलब अब ये तो पुरानी अप्रोच थी, यहाँ तक समझ गए। मतलब थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, उसमें हम खुश हो गए। लेकिन साइंटिस्टों ने सोचा, मतलब जो बाद में टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आए, कि वहां पे यार हम अगर काफी हाई स्पीड में वाटर को फ्लो कराएं, समझ गए ना, मोशन काफी ज्यादा हाई अमाउंट में मोशन कर दें, तो सीधी सी बात है हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी काफी ज्यादा हाई अमाउंट में मिल जाएगी। ये चीज समझ चुके हो ना, कि जैसे पानी का फ्लो अपने अपने आप चल रहा है, जितना जितना चल रहा है हमको उसी की क्वांटिटी के हिसाब से मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे। लेकिन अगर हम कैसे ही करके मोशन ज्यादा कर दें, तो हम सोचेंगे कि यार हम तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम इसने मतलब साइंटिस्टों ने फिर क्या करा, मोशन ज्यादा प्रोड्यूस कराने के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया। डैम्स मतलब होते हैं बांध, हिंदी में बोलते हैं। उसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैंने एक, देखो इसको अभी एनिमेशन को बाद में दिखाऊंगा, पहले आप इस चीज को समझो कि मोशन ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए तो हम सीधी सीधी बात है हम इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। देखो इसको आप डेफिनेशन को पढ़ो। द ट्रेडिशनल यूज ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर हैज बीन मॉडिफाइड बाय इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हमने टेक्नोलॉजी को काफी इंप्रूव कर लिया। अब देखो इसको अगर मैं एक एनिमेशन दिखाऊंगा आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे प्ले कर रखी थी, देखो ध्यान से देखना। ये डैम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे टर्बाइन रोटेट करा रखा है वाटर फ्लोइंग के हेल्प से, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे मोशन मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि हम पानी अगर स्टेज ऐसे चल रहा है सीधी लाइन में, तो उसमें इतना ज्यादा मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऊपर से गिरें तो ग्रेविटी की हेल्प से वो काफी ज्यादा मोशन अचीव कर लेगा। ओके, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो टरबाइन का रोटेशन था वो काफी ज्यादा हाई हो चुका था। अगर टरबाइन का रोटेशन हाई हो गया तो सीधी सीधी बात है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वो भी काफी ज्यादा हाई हो चुकी है यहाँ पे। इसके बाद में हमको समझना होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट, ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो यहाँ से इसको नोट कर लेना और याद भी कर लेना। ए पावर प्लांट, समझ गए, दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फ्लोइंग ऑफ वाटर। ओके, मतलब पावर प्रोडक्शन होगा वो भी किसकी हेल्प से, फ्लोइंग वाटर की हेल्प से, विच इन विच ड्राइव्स द जनरेटर। मतलब पानी जो होगा वो जनरेटर को स्टार्ट करेगा वहां पे, मतलब मोशन प्रोवाइड करेगा। इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, आई थिंक कर लोगे इसको तो याद। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ फॉलिंग इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर प्लांट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एज फॉलो। अब देखो इस डायग्राम को देखो, मैं पहले यहाँ पे थोड़ा और प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। देखो इस वीडियो में आपने क्या देखा कि ये देखो अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा वाटर लेवल होगा और ये ऐसे ही फ्लो होता चला जाएगा। हम बस एक दो टरबाइन उसमें छोटा सा मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि थोड़े से मोशन से थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इन्होंने फिर बाद में क्या करा कि एक डैम को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके उन्होंने काफी बड़ी वॉल क्रिएट करी, जिससे कि वाटर लेवल राइज होता गया, समझ गए। तो यहाँ पे जब हम थोड़ा सा मतलब एक फ्लो कराएंगे वाटर को इस स्पेस के थ्रू, तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि काफी ज्यादा हाई स्पीड के साथ वाटर आ रहा है। ठीक है, हमको क्या चाहिए था, स्पीड चाहिए थी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमको ज्यादा स्पीड मिल गई, और वो ज्यादा स्पीड का जो वाटर था उसको हमने यहाँ पे इसमें वाटर टर्बाइन पे मारा, उसके जो ब्लेड्स थे, उसमें मोशन जो है पहले की कंपैरिजन में ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिल गई। तो हमारा पर्पज इसमें सिर्फ यही था, इसको समझने का था। ओके,
अगर आपको अभी भी समझ में ना आया तो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, देखो हम वाटर को एक स्टोर करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज वो स्टोरिंग जो वाटर है उसमें हम मोशन प्रोवाइड काफी ज्यादा हाई स्पीड में ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो उस मोशन की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ गए ना। देखो जो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा था नदी के अंदर वाटर, उसमें हम ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, लेकिन हम जब स्टोर कर लेंगे वाटर को एक जगह, तो वहां पे हम देखेंगे कि काफी ज्यादा हाई फ्लो के साथ वो वाटर वहां पे स्पीड से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पहले इनको ध्यान से समझना और फिर इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। देखो काइनेटिक एनर्जी है जहाँ पे मोशन है, ठीक है, लेकिन अगर पानी रुका हुआ है दोस्त, समझ ध्यान से सुनना, एक वर्ड है रुकना और चलना, इसी चीज पे डिपेंड कर जाता है। देखो अगर पानी रुका हुआ है, वो डैम्स के अंदर है, ठीक है, अभी यहाँ पे डैम्स ओपन नहीं है, तो ये वाटर के अंदर जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही वाटर फ्लो होने लगा, तो वाटर जो फ्लो हो रहा है ना वो कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, ओके। लेकिन अगर हम उस काइनेटिक एनर्जी के पानी को सीधा अगर हम टरबाइन के ऊपर मार देते हैं, तो टरबाइन क्या कन्वर्ट कर देगा उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझ गए ना कहने का मतलब कि एनर्जी जो है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो रही है। लेकिन हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं एनर्जी को, समझ गए, मतलब अपने पास से प्रोड्यूस नहीं कर सकते कभी भी जिंदगी में एनर्जी को, एनर्जी कांस्टेंट है, ओके। ये चीज समझने की है बस इसमें। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो डैम्स का कंस्ट्रक्शन है हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। देखो दोस्त ऐसे तो नहीं है कि गांव के अंदर भी कर देंगे, और गांव के अंदर भी कहाँ पे, मतलब एक लोकेशन को पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में, इसको समझना है आपको। देखो ये वहां पे कंस्ट्रक्ट करे जा सकते हैं जहाँ पे पहाड़ी वाला इलाका है, ठीक है, जिसमें कि अगर हम वॉल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो उसके आसपास सपोर्टिंग के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना कि मतलब नदी चल रही है, हम पहाड़ भी खुद ही बना रहे हैं और वहाँ पे वॉल भी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे हम, मतलब पहाड़ों के बीच में एक वॉल को क्रिएट कर देंगे, तो जो पहाड़ है वो सपोर्टिंग मेंबर की तरह वर्क करेंगे यहाँ पे, ओके। ये समझने का है। फिर और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि देखो इंडिया में इतनी ज्यादा पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो यूज हो रही है, ठीक है, लेकिन उसका वन फोर्थ मतलब एक चौथाई जो पार्ट है पूरी इलेक्ट्रिसिटी का, वो सिर्फ हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यहीं से ऑब्टेन कर रहे हैं। फिर इसमें एक पिक्चर को देखो यहाँ पे, ये सेकंड वाली जो है फिगर 18, इसमें क्या है, ये जो लाइनिंग में अरेंज है ना, ये देखो कितने ज्यादा हाई क्वांटिटी में बोलने वाला हूँ मैं, मतलब कितने ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है यहाँ पे टर्बाइंस, ओके। लेकिन नदी में क्या था, सपोज करो नदी का सीन इतना था कि इतनी बड़ी नदी थी, सपोज करो आई थिंक 50 मीटर लंबी नदी है, ठीक है, उसमें हम कितने अरेंज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 6 7 अरेंज। लेकिन आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जितना बड़ा वहां पे हम स्टोरिंग कर देंगे ना वाटर को, हम उतने ज्यादा नंबर में यहाँ पे अरेंज कर देंगे, समझ गए। अब इस नंबर से तुमको एक मतलब इस किताब में तो अरेंज नहीं है, लेकिन मेरे को पता है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि चाइना ने एक ऐसा डैम क्रिएट कर दिया था दोस्त, ध्यान से सुनो मैं क्या बताने वाला हूँ, कि चाइना ने इतना बड़ा डैम क्रिएट कर दिया था कि उसमें मतलब पानी इतना ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर हुआ कि जो अर्थ है ना हमारी रोटेट करती है, मैं ओवरऑल अर्थ के रोटेशन के टाइम की बात कर रहा हूँ, उसमें 0.06 सेकंड कम टाइम कर दिया था उसने। मतलब जब वो फुल हुआ तो उनको रिलीज करने, मतलब रिलीज तो उन्होंने करा नहीं, वो इकट्ठा करते चले गए कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो उस पानी स्टोर होने की वजह से मतलब पूरे अर्थ का रोटेशन 0.06 सेकंड के लिए रुक गया था, मतलब पीछे हो गया, मतलब जितना होना चाहिए था उससे पीछे हो गया। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाओ वो कितना ज्यादा बड़ा डैम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस चीज को मतलब ये वैसे आपके लिए इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद, एडवांटेज ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ओके। एडवांटेज क्या है, देखो सबसे अच्छी बात इसमें, एडवांटेज ऑफ यूजिंग flowing water generation of electricity as follow, the generation of electricity from flowing water does not produce environment pollution। इस चीज को तो आप समझ चुके हो कि ना तो इसमें कोई धुआं निकल रहा है दोस्त, तो जो हमारे एनवायरनमेंट में कोई ये मतलब पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ना इसमें कोई पॉइजनस गैसें निकल रही हैं, तो समझ गए ना, पहला तो एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं कर रहा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें, फ्लोइंग वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड, समझ गए। देखो हमने स्टोर किया, यहाँ से निकाल लिया, समझ गए, और यहाँ पे पानी आ चुका है, फिर कहीं दूसरी जगह स्टोर कर लो उस पानी को, फिर दूसरी जगह पे वो कर लो, क्या बोलते हैं मतलब जनरेटर्स कनेक्ट करके दोबारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, फिर तीसरी जगह कर लो, तो समझ गए ना कहने का मतलब। और नेवर गेट एग्जॉस्टेड, मतलब कभी एग्जॉस्ट होगी नहीं, क्योंकि अर्थ तो रोटेट करती रहेगी, और उसकी रोटेट करने की हेल्प से क्या मिल रहा है हमको, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई मिल रही है, मतलब नदियों में पानी बह रहा है उस रोटेशन की हेल्प से। तो कहने का मतलब समझ गए कि वो जब तक चलता रहेगा जब तक ये एनर्जी हमको मिलती रहेगी, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें,
द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन रिवर हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड। ओके, देखो हम जैसे कंटिन्यू फिल होता रहेगा तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखो अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया, कहीं पे ज्यादा पानी होने वाला था, ठीक है, कभी कभी गांव के अंदर क्या होता है कि कहीं कहीं पे बाढ़ आ जाती है, लेकिन उसको भी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान से देखो, जहाँ पे बाढ़ आने वाली थी, मतलब पानी की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ने वाली थी, हमने उसको उससे पहले ही रोक दिया, पानी को समझ गए, स्टोर कर लिया इस शेप में। देखो सपोज करो कितना ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है, ठीक है, अगर ये किसी गांव या 2-3 गांवों को लेके, तो सीधी सीधी बात है डूबता ही। अगर ये कहीं पे ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता, तो हम कहने का मतलब है हम फ्लड्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं इस वॉल को क्रिएट करके। फिर डिसएडवांटेज भी है कुछ, उनको भी इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं। हमने एडवांटेज तो जान लिया है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो देखो वो डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो दो या तीन तीन या पांच पांच पूछ लेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, तो इनको समझना कैसे। देखो जहाँ पे डैम सपोज करो कंस्ट्रक्ट कर दिया है हमने, ठीक है, अब वहां पे देखो क्या होगा, पानी की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो देखो क्या हो रहा है वहां पे बढ़ने के साथ साथ पानी की क्वांटिटी के, कि जमीन जो है वो गिरती जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पे जमीन पे पहले मतलब एनिमल और प्लांट होते थे, सीधी सीधी बात है यार दोस्त, वो भी पानी के अंदर डिप हो जाएंगे, समझे। और उसके बाद क्या हम प्रॉब्लम फेस करेंगे कि वहाँ पे मतलब जो गांव के सपोज करो गांव में लोग रहते हैं। अब एक चीज, एक देखो पहले फ्लोरा एंड फूना तो आप कंडीशन समझ चुके हो, ठीक है, कि पेड़ और ये मतलब जो जीव जंतु होते हैं ये वहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कम होने लगेंगे। तो हम इसके बाद में देखते हैं कि विलेजर्स को क्या प्रॉब्लम होगी। देखो डैम क्रिएट कर दिया, पानी यहाँ पे हम स्टोर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सपोज करो 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, स्टोर होता जा रहा है वाटर। ओके, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि देखो जो वहाँ पे सपोज करो एग्जिट पॉइंट है, उसमें यार कुछ फिक्स क्वांटिटी में ही, तो मतलब एग्जिट पॉइंट जो होता है ऐसे थोड़ी ना कि मतलब वो पूरा का पूरा ऐसे हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें कुछ पोर्शन होता है जिसमें हमको हाई स्पीड में वाटर ऑब्टेन होता है। तो देखो वहां पे जहाँ पे मतलब एग्जिट पॉइंट है, वहां पे फिक्स क्वांटिटी में एग्जिट हो सकता है वाटर, ठीक है, मतलब एक सर्टेन लिमिट है, हाई लिमिट, और एक मिनिमम लिमिट है। तो अब देखो उससे वाटर निकल रहा है, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हम भरते गए अपने मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लालच में इंसान लोग। तो हम वहां पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो वाटर क्वांटिटी जो है बढ़ती जा रही है, और क्या पता किसी वजह से पीछे से जो क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई हो रहा था, समझ गए, जहाँ पे डैम है यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और ये जो एग्जिट पॉइंट से निकल रहा है वाटर, इनकी क्वांटिटी मतलब जितना निकल रहा है उससे ज्यादा आ गया, तो सीधी सीधी बात है दोस्त, वो ओवरफ्लो कर जाएगा, बिकॉज पीछे से ज्यादा आ गया, और यहाँ से तो एक फिक्स क्वांटिटी में निकल सकता था मैक्सिमम, ठीक है, तो उससे ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। अब देखो विलेजेस में वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके जहाँ पे वो डैम क्रिएट होता है ना, वहाँ के आसपास के गाँव में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो गया। तो उसकी वजह से यार काफी ज्यादा मतलब एनिमल भी मर जाते हैं, और मतलब लोगों को भी परेशानी होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि देखो दोस्त वहां पे पानी काफी लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा, ठीक है। अब देखो जमीन के ऊपर काफी लंबे टाइम तक जब पानी रहता है ना, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर हम पहले कुछ ऑब्जर्व करते हैं, फर्टिलिटी को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि देखो एक कोई ग्राउंड है, ठीक है, मतलब जमीन, अब जब वो खाली है, ओके, सनरेज उस पर पड़ रही है, तो उसकी फर्टिलिटी टाइम टू टाइम मेंटेन हो रही है, लेकिन उस जमीन पे पानी आके इकट्ठा हो रहा है, समझ गए, और वो काफी लंबे पीरियड के लिए हो रहा है। तो वहां पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब सनरेज नहीं पहुंच पा रही है, तो सीधी सीधी बात है दोस्त, वहां पे उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे जो खेती बाड़ी होती थी पहले, उसमें क्वांटिटी में कम मतलब गिरावट होती चली जाएगी टाइम टू टाइम। और थर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि यार वहाँ पे जो पानी में मछलियां रहती है ना, उनकी प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, मतलब काउंटिंग में कमी आ जाती है। बिकॉज अब मछलियां सपोज करो नीचे रह रही हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो नीचे पानी का प्रेशर भी ज्यादा होगा, और वहां पे उनको नरिशमेंट भी नीचे नहीं मिल पाएगा। तो समझ गए, मतलब उनकी कुछ यार उनके मतलब टेंडेंसी है ना, वो कहाँ पे रहेंगी, वो पहले रह रही थी, लेकिन हमने क्या करा, उनको मतलब इतना ज्यादा पानी क्वांटिटी में स्टोर करके एक ही जगह रह दिया। कुछ मछलियां ऐसी भी होती है कि वो चलती पानी के साथ ही रह सकती हैं, लेकिन वहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो पानी स्टोर मतलब स्टेशनरी वाटर है, तो उसके साथ तो प्रॉब्लम होगा ना। मतलब काफी टाइप की मतलब मछलियों को अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम फेस होती है, जिसकी वजह से हम वहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो क्वांटिटी में मछलियां पहले रहती थी उस वाटर में, अब वो काफी ज्यादा कम हो गई है, मतलब कुछ मरने लगी हैं, या तो कुछ रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उनके, ठीक है। फोर्थ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब दोस्त मैंने बताया कि पेड़ पौधे वहां पे पानी के अंदर सबमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, तो देखो जब मैंने बताया था एनोरेबिक कंडीशंस होती हैं, वहां पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। जब मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, तो सीधी सीधी बात, तो मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है,
तो वो क्या करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, मतलब अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा राइज करने का ट्राई करेगी वो गैस। तो देखो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब सीधी सीधी बात है, अब देखो हम फिर भी कर रहे हैं इनको। देखो हमारे इंडिया के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मतलब डैम के। देखो एक तो टहरी डैम है, ओके, फिर रिवर गंगा के ऊपर है, मतलब जो कि टहरी डैम है उसका नाम, एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये भी एक प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये कौन सी पे है, नर्मदा रिवर पे, ओके। और ये काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है मतलब इंडिया के अंदर, इनका नाम याद रखना और याद रखना कि कहाँ कहाँ पे है, पूछ ले जाते हैं कभी कभी। अब देखो यहाँ से अपना ब्रेन स्टॉर्म स्टार्ट करो यहाँ पे एक साइंस स्टूडेंट की तरह। देखो मैं कुछ बताने वाला हूँ, मैं कुछ पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर वीडियो को पॉज करना, सोचना थोड़ी देर, फिर वीडियो को रिस्टार्ट करना। देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सोलर एनर्जी ही ये जो हाइड्रो एनर्जी हमको ऑब्टेन हो रही है, क्या ये सोलर एनर्जी है क्या? सोलर एनर्जी तो आप जानते हो मतलब जो सन से ऑब्टेन हो रही है। तो वीडियो को पॉज करो और थोड़ी देर सोचो, ठीक है। अब देखो आपने सोच लिया, अब मैं कुछ बताता हूँ इसके बारे में कि दोस्त देखो इसमें अगर आपका आंसर हाँ था या ना था अपने पास तक अभी रखो, फिर समझना कि मैं क्या बताऊंगा इसमें। देखो दोस्त, ये जो नदी में पानी आया, सबसे पहले आप ऐसे दिमाग चलाओ कि ये आया कहाँ से, ठीक है। देखो दोस्त, ये जो नदियों में पानी आया है ये कुछ तो आया रिवर्स के थ्रू, ठीक है, और ये कुछ वाटर आया है रेन के थ्रू, मतलब बारिश के थ्रू। अब देखो ये बारिश का पानी कैसे आया इसको समझो पहले। देखो बारिश बनती कैसे है, सबसे पहले जब इन नदियों पे ऊपर सनरेज आके टकराती हैं, मतलब वाटर के ऊपर सनरेज आई है, सीधी सी बात है उसका टेम्परेचर कुछ राइज करा है, ठीक है, उसमें थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हुई, ठीक है, मतलब एंटर हुई उसमें, और सीधी सीधी बात है वाटर वेपर्स इवोपोरेट होना स्टार्ट हो गई, मतलब वाटर वेपर्स वहां पे निकलना स्टार्ट हो गई। और वो वाटर वेपर्स कहाँ पे गई, एटमॉस्फेयर में अपर साइड। तो हम वहां पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखना कि वो जो वाटर वेपर्स हैं वो हवा में इधर उधर चलती रहती हैं, ठीक है, मतलब इधर की वाटर वेपर्स बनी हुई कहीं और चली जाएंगी और कहीं और की बनी हुई कहीं दूसरी जगह चली जाएंगी। ये चीज तो समझ चुके हो। अब देखो वो बारिश की फॉर्म में फिर कुछ समय बाद नीचे गिरेंगी, तो जहां पे भी वो बारिश पड़ी वाटर जो है इकट्ठा होकर वो नदियों के थ्रू आया। तो नदियों के थ्रू हमने क्या ऑब्टेन किया था, समझ गए ना अभी, वाटर मतलब डैम कंस्ट्रक्ट करके हाइड्रो एनर्जी। तो अब समझ गए ना सोलर एनर्जी का और हाइड्रो एनर्जी का इंटरलिंक है कुछ ना कुछ, समझ चुके हो मेरे अंदर से इस चीज को, ठीक है, मतलब एक वाटर साइकिल कंप्लीट हो रही है, इस वर्ड को याद रखना। और अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन के लिए विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को आप वर्ड से ही समझ सकते हो कि जैसे उसमें वाटर, हाइड्रो एनर्जी में क्या हो रहा था, वाटर के हेल्प से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम एक विंड की हेल्प से एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे। अब देखो इसको समझने के लिए देखो सबसे पहले एनर्जी मतलब वहां पे कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक काफी हाई स्पीड में विंड चाहिए होगी, ठीक है। अब जो देखो ये कुछ एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज में काउंट होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि जो ये विंड जनरेटर होता है, समझ गए जनरेटर का मीनिंग, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और उसको हम देंगे क्या, सिर्फ रोटेशनल पावर देंगे। देखो ये जो विंड है इस पे आके फोर्स अप्लाई करेगी, ये जो विंड टर्बाइन है, ओके, इसके हेल्प से क्या होगा, शाफ्ट रोटेट होने लगी, और जब शाफ्ट रोटेट होगी और उसके बाद में यहाँ पे दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। और बस इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और एक दो पॉइंट और है जो मैं बता देता हूँ। देखो विंड एनर्जी फॉर्म कैन नॉट बी एस्टेब्लिश एवरीवेयर, ठीक है, इसका सब मतलब थोड़ी लिमिटेशंस है बस कि ये हर जगह इंस्टॉल नहीं करा जा सकता, ये सिर्फ कुछ ही प्लेसेस पे, हिली एरियाज पे ज्यादा इंस्टॉल करा जाता है, बिकॉज वहाँ पे हवा की स्पीड थोड़ी ठीक ठाक कंडीशन में मिलती है और कंटिन्यूसली मिलती है। गाँव के अंदर नहीं हर जगह इनको इंस्टॉल कर सकते, बिकॉज सपोज करो कहीं पे हवा दिन में 2 घंटे चली फिर रुक गई 2 घंटे, तो समझ गए ना, जब रुक जाएगी तो वहां पे हमको क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज पड़ेगा, तो इसलिए हम हर जगह इनको इंस्टॉल नहीं कर सकते। दूसरा इसका इसमें कि 15 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड चाहिए चाहिए, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इसको लाइन को नोट कर लेना कि इतनी स्पीड मिनिमम है, ठीक है, इतनी चाहिए चाहिए। थर्ड पॉइंट है विंड एनर्जी फॉर्म्स रिक्वायर ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, समझ गए, ये इसमें मतलब काफी ज्यादा खाली जगह की जरूरत पड़ती है, ये बीच में ऐसा नहीं है कि शहर के बीच में इंस्टॉल कर देंगे, बिकॉज वहां पे कंटिन्यूसली एनर्जी वो क्या बोलते हैं विंड सप्लाई हो नहीं सकती। फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट होता है द सेटिंग अप ऑफ ए विंड एनर्जी फॉर्म इज वेरी एक्सपेंसिव, ओके, क्योंकि देखो ये आप इस फिगर में देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े टावर टाइप का कुछ इंस्टॉलेशन है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को लगाने के लिए काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट भी लगेगा, ओके। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है देखो कि हमारे ओवरऑल इंडिया में 45,000 मेगावाट एनर्जी का जो कंजप्शन है टोटल, उसमें 1025 मेगावाट तो सिर्फ हम विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। फिर इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे ज्यादा
इंडिया में कहाँ पे बन रही है, देखो दो जगह हैं, कन्याकुमारी में और तमिलनाडु के पास, ये दो जगह हैं जहाँ पे सिर्फ मतलब 380 मेगावाट तो सिर्फ इन दो जगहों से ही बन रही है, ठीक है। और इंडिया की जो है 5वीं रैंक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और सबसे फर्स्ट नंबर पोजीशन में आता है जर्मनी, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे हवा की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मिलती है और कंटिन्यूसली मिलती है, समझ गए, स्पीड ज़्यादा और कंटिन्यूस मिलना, ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में, ओके। इसको फिगर को आप देख के समझ चुके होगे मेरे अंदर से कि विंड एनर्जी होती क्या है। और देखो ये इसको पोल को डायग्राम को याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो हवा के यहाँ पे आके फोर्स अप्लाई करेगी जिसकी वजह से रोटेशन होगा, और विंड जनरेटर से हम यहाँ पे एनर्जी ऑब्टेन कर सकेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म, थैंक यू।